नमस्कार। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। देहरादून समेत प्रदेश की ज्यादातर क्षेत्रों के अंदर बादलों का डेरा लगा है और नियमित अंतराल पर भारी बारिश के दौर हो रहे हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश आफत बनी है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम के तेवर तलख रह सकते हैं और आज भी देहरादून समेत 5 जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में मानसून की बारिश सामान्य से अधिक रह सकती है। दूसरे सप्ताह से भारी बारिश का सिलसिला धीमा पड़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं भारी वर्षा के दौर हो रहे हैं, जिससे कि जनजीवन प्रभावित है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के तलख तेवर से दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं और पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। सभी जिला प्रशासनों को अपने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठाने और विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। अगले कुछ दिन मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं है। भारी बारिश के कारण चमोली जिले के जोशीमठ पेनी क्षेत्र में अनीमठ के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस मार्ग पर मलबा और बोल्डर आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और कई वाहन मार्ग भी फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन और NHIDCL की टीमें मलबा हटाने को और मार्ग को बहाल करने में जुटे हैं। पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रोका है। यात्रियों से भारी बारिश और भूस्खलन की स्थिति में सावधानी बरतने की अपील भी की गई। ज्योतिर्मठ मलारी बॉर्डर हाईवे पर फंसे लोगों और प्रभावित ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। किलोमीटर 27.4 पर भूस्खलन और भारी बोल्डर गिरने से जो बंद है वो मार्ग हो चुका है और अब बंद पड़ा मार्ग अब सिंगल लेन यातायात के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि सड़क संपर्क बहाल होने से धौली गंगा घाट की करीब 2 दर्जन गांवों की आवाजाही आंशिक रूप से शुरू हो गई है और लाता और सलधार के पास लंबे समय से बाधित यह मार्ग खुलने से ऋतु प्रवासी और नीति घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जनजीवन पटरी पर लौट रहा है और लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम होने लगी हैं। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में URDA के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दूरभाष के माध्यम से मुख्य सचिव से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर बरसात में क्षतिग्रस्त और बह चुके पुलों को शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन पुलों के पुनर्निर्माण में तेजी लाई जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन की कठिनाइयों से शीघ्र निजात मिल सके। तो चलिए अब आपको समझाएंगे कि आखिरकार बारिश से कहां पर क्या कुछ प्रभावित हुआ है। तो प्रदेश भर के अंदर कुल 166 ऐसी सड़कें हैं, ऐसे रोड्स हैं जो कि फिलहाल अवरुद्ध हो चुके हैं। वहीं गढ़वाल मंडल की 142 सड़कें अवरुद्ध हैं बारिश की वजह से। कुमाऊं मंडल की 24 ऐसी सड़कें हैं जो फिलहाल बंद हो चुकी हैं क्योंकि भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश में अभी तक कुल 7 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ पर नुकसान है वो प्रदेश को झेलना पड़ा। राज्य में 2 पुल बाढ़ में पूरी तरीके से बह गए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि धारचूला के सोबला उमचिया के अंदर एक पुल बह गया था। खोड़ बक्सीर छेनागढ़ मोटर मार्ग में भी एक ऐसा पुल था जो कि पूरी तरीके से बह गया। गढ़वाल क्षेत्र में 91 JCB से मार्ग पर कार्य लगातार जारी है। इन क्षेत्रों को, इन सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। कुमाऊं क्षेत्र के अंदर 13 ऐसी JCBs जो हैं वो तैनात की गई हैं जो कि मार्ग को खोलने में जुटी हैं। वहीं पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत के बाद भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक भीषण सिंह
चुफाल ने भी अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दर्जाधारी मंत्री हेमराज बिष्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। चुफाल ने कहा है कि राहत कोष से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब कर दी गई, जिससे कि जनता के पैसे का हिसाब तक नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अवैध खनन और गबन के आरोपों ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब जनता पूछ रही है कि फाइलें कौन गायब कर रहा है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जो सरकार द्वारा, संगठन द्वारा कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं। उन अयोग्य लोगों का काम देखता हूं मैं, विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर जो लोग आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिनको, जो लोग गरीब हैं, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं हो पा रहा था सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे थे, वहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड नहीं लगता, उसका पैसा जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो नहीं मिल, वो अस्पताल वाले उनको नहीं दे पा रहे थे पैसा उसका। तो उन्होंने अपने पैसे से हिलाया, तो उनके बिल थे, उन बिलों को लेकर ऐसे 18-19 फाइलें थी मेरे पास ऐसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने देखा इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जब विधायकों के लिए था कि भाई इस बार 32-33 लाख तक दे दें, तो हमने 32-33 लाख के जो भी थे प्रस्ताव वो दिए थे। जब मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई के महीने में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मेरे को इस बार तो केवल आपने 18 लाख दिया, और उनको तो आपने 40 लाख तक भी दे रखा, किसी को आपने, मैंने 35 लाख के प्रस्ताव भेजे हैं। तो प्रस्ताव भेजा, उन्होंने बुलाया अपने स्टाफ वालों को, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं दिया ये करके। तब उसके बाद स्टाफ वालों को बुलाया, तो स्टाफ वालों ने उसके बाद 3 महीने के बाद, जो 3 महीने मेरे पेंडिंग थे, वो जो प्रस्ताव थे कुछ उसी दिन में, एक दिन में उन्होंने 15 लाख का कर दिया। तो मैंने कहा ये 15 लाख का तो आपने दे दिया, मुझे तो जरूरत है जो बिल लगे हैं उनके, जो बिल दिए गए उनका क्यों नहीं कर रहे आप। वो बिल उनका दे, 18-19 जो फाइलें थे, जो अस्पताल के बिल थे, लोगों को, गरीब लोग थे जो बेचारे बिल्कुल पैसों के बिना, लोगों से अपने कर्ज निकाल के, उनके पास पैसा नहीं था, वो अपना इलाज कर रहे थे। तो मैंने जब कार्यालय में गया, कर्मचारियों को मैंने बात की उनसे, मैंने कहा भाई मैं धरने में बैठ जाता हूँ यहीं पर, मेरे जो फाइलों में पहले निकाल। तो उस समय वो कहते हैं कि भाई हमारे जो दायित्वधारी है हेमराज बिष्ट जी, ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं, उन्होंने दिए नहीं उसके बाद। तो ऐसे लोगों को, जो लोग जिसके आंसू, लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतजार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के मुझे लगा उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का, सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने डाक विभाग के साथ करार करके भक्तों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर बैठे प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के 140 देशों में भी प्रसाद पहुंचाया जाएगा। इस पहल से दूरदराज के भक्त और स्वास्थ्य कारणों के यात्रा नहीं कर पाने वाले श्रद्धालु भी आसानी से प्रसाद प्राप्त कर पाएंगे। वहीं पर ज्यादा जानकारी देते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्री बद्री केदार के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु जो कि किसी कारणवश यहां नहीं पहुंच पाते हैं, अब उन सभी श्रद्धालुओं को डाक विभाग के माध्यम से 24 से 72 घंटे में घर बैठे प्रसाद मिल सकेगा। बड़ी जो है कि खुशखबरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो भारतीय पोस्टल सेवा, हमने डाक सेवा के साथ में एक MOU किया है, जिसमें हमने पूरे देश के अंदर जो है कि डाक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले और जिनकी आस्था श्री बद्री केदार मंदिर में है, वो लोग किन्हीं कारणों से जो है कि यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके घर तक हमने जो है कि प्रसाद की व्यवस्था पहुँचाने की है, जिसमें मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर जो है हम श्री बद्री केदार जी का, बद्रीनाथ जी का चंदन और प्रसाद और श्री केदार जी का प्रसाद जो है उनके घर तक पहुँचाएंगे श्रद्धालुओं के। और पूरी दुनिया में जो है 140 देश, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग वहाँ रहते हैं, उन 140 देशों के साथ में हमने MOU किया है पोस्टल सर्विस के साथ में, जहाँ पूरे 140 कंट्री के अंदर बद्रीनाथ जी का प्रसाद हम पहुँचाएंगे। सर, इससे बीकेटीसी को भी आमदनी है? निश्चित ही अभी 1 हफ्ते पहले ही MOU किया और हमने पहला स्लॉट जो है कि यहाँ से पहला देश के अंदर हमने भेजा था, और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि इसके से जो है कि मंदिर की आय भी बढ़ेगी।
ऋषिकेश तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित कॉलोनी में मानकों का उल्लंघन कर खड़ी की जा रही 11 इमारतों पर एमडीडीए की टीम ने कार्रवाई की है। एमडीडीए के उप सचिव के निर्देश पर ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। इन सभी इमारतों को सील करने की कार्रवाई हुई है। सील के साथ छेड़छाड़ करने का उप सचिव ने मुकदमा दर्ज कराने और नियम अनुसार बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पर बता दें कि एक साथ 11 इमारत पर हुई इस कार्रवाई से अवैध बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डरों में खलबली मच गई और एमडीडीए के उप सचिव योगेश मेहरा ने यह भी बताया है कि क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बना रहे हैं या नक्शा पास करवाने के बाद मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चिन्हीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में चिन्हित की गई 11 इमारतों को सील करने का काम एमडीडीए की टीम ने किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। जहां एक और भाजपा विधायक मंत्री पद की आस में मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने धामी सरकार पर करारा तंज कसा है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्री पद का आधार विधायकों की परफॉर्मेंस को बताया, लेकिन अगर यही पैमाना है तो भाजपा विधायकों को इनाम जरूर मिलना चाहिए। गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि पहला पुरस्कार रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल को मिलना चाहिए, जिनके भांजों पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा इनाम नैनीताल जिले के विधायक को मिलना चाहिए, जहां धारा 144 और भारी पुलिस तैनाती के बावजूद अपहरण जैसी वारदातें हो रही हैं। और तीसरा, उन्होंने आरोप लगाया कि द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की गैर मौजूदगी में भाजपा ने इलाके में अपहरण की घटना को अंजाम दिया। प्रवक्ता ने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस के आधार बनने लगे और बनाकर मंत्री बनाए जाएंगे तो उत्तराखंड को बिहार बनाना अधूरा सपना भी पूरा हो जाएगा। सुनने में आया है कि राज्य के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बयान दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार परफॉर्मेंस आधारित रहेगा, यानी कि पंचायत चुनावों में जिस भी भाजपा के विधायक के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा उसको मंत्रिमंडल में पद मिलेगा। ऐसे में प्रमोद नैनवाल को तो फर्स्ट प्राइज जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रमोद नैनवाल जो रानीखेत से भाजपा विधायक हैं, उनके 2 सगे भांजे बेताल घाट में जो 8 राउंड की फायरिंग हुई पंचायत चुनाव के दौरान, उसमें नामजद किए गए गैंगस्टर एक्ट के तहत, और एक भांजे का नाम तो परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है। वहीं नैनीताल जिले के भी कुछ विधायकों को आपको मौका देना चाहिए, क्योंकि धारा 144 होने के बावजूद, पुलिस प्रशासन की तैनाती के बावजूद, वहां से रेनकोट में 10-20 बदमाशों ने जिस तरह से 5 सदस्यों का अपहरण किया, ऐसे में कानून व्यवस्था के पहरेदार और चौकीदार के रूप में इनकी पीठ तो थपथपाई जानी चाहिए विधायकों की। और कहीं ना कहीं हिमांशु चमोली और मनीष बॉलर को भी मंत्री तो जरूर होना चाहिए था। वो बेचारे विधायक नहीं हैं, वरना कोर कसर तो उत्तराखंड को जंगल राज बनाने में उन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। तो ऐसे में छांट कर पंचायत चुनाव में जिस किसी ने भी खरीद फरोख्त करके, अराजकता फैलाकर, गुंडागर्दी करके, दहशतगर्दी से चुनाव आपके पक्ष में करने की कोशिश की है, उनको इस बार मौका जरूर दीजिएगा। शायद कोई कोर कसर आपके जो वर्तमान में 6 मंत्री हैं उनसे रह गई है, वरना उत्तराखंड का भला करने में इन्होंने भी कोई कोर कसर छोड़ी। जिला प्रशासन देहरादून ने नेहरू ग्राम में सिंचाई विभाग की भूमि तथा राजपुर रोड में NIVH के अतिक्रमण पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया है। नेहरू ग्राम ने सिंचाई विभाग की नहर किनारे तथा NIVH भूमि पर अवैध निर्माण पर बनाई गई मजार को ध्वस्त किया। जिला प्रशासन को दोनों ही स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर मजार बनी होने की शिकायत प्राप्त हो रही थी और इन मजारों को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने नियत प्रक्रिया के अंतर्गत नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह और उप जिला अधिकारी सदर हरिगिरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने JCB की मदद से उक्त अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सिंचाई पुलिस के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्मिक भी उपस्थित थे। रुड़की में रामपुर चुंगी के पास एक नामी होटल में विदेशी युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें तहरीर के आधार पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर का एक नामी होटल एक बार फिर चर्चाओं में है। कुछ दिन पहले भी ये होटल काफी चर्चाओं में रहा है। इस बार अफगानिस्तान की निवासी 25 वर्षीय एक युवती ने एक युवक पर
नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना का अंजाम देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। इस मामले में पुलिस ने होटल स्वामी से भी पूछताछ की है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गंगनहर थाना क्षेत्र का मामला है। एक होटल में एक युवती और युवक रुके थे। सुबह मॉर्निंग आवर में 112 को एक कॉल हुई थी। जो वो महिला जो युवती वहाँ रुकी थी, उन्होंने कहा कि उनके साथ कमरा शेयर कर रहे व्यक्ति ने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उनके साथ रेप किया है। तो हमने अपनी एफएसएल टीम, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर ने तथ्यों की पड़ताल करी और उसकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो गया है। महिला दरोगा उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे लेकर। खबर लक्सर से है, जहां स्कूल चलो अभियान और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। लेकिन धार्मिक नगरी हरिद्वार के खानपुर के जोगावाला गांव में प्राइमरी विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। यहां का प्राइमरी स्कूल अक्सर बंद रहता है। शनिवार को मीडिया कर्मियों द्वारा जब गांव जाकर रियलिटी चेक किया गया तो स्कूल पर 12 बजे तक भी ताला लटका मिला। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रुड़की में बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला इतना तूल पकड़ गया कि दोनों पक्ष कोतवाली जा पहुंचे, लेकिन मामला थमा नहीं, बल्कि कोतवाली में ही दोनों गुट आमने सामने फिर आ गए। पूरा मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के सत्ती मोहल्ले का है, जहां भाजपा पार्षद शिवम अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके कुछ ही देर बाद बुजुर्ग के परिजन आक्रोशित हो गए और पार्षद के प्रतिष्ठान पर जा धमकी और फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मेरी दुकान पे आए क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ। इन्होंने आगे वहाँ बलवा करा, मेरी चैन तोड़ी, मेरे और मेरे पापा के साथ इन्होंने मारपीट करी। क्योंकि इनका जो जिसने मेरे साथ मारपीट करी दाऊद, उसका बाप लईक अहमद हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। मेरा सुबह उससे मारपीट हुई थी। इन्होंने राम मंदिर के टाइम पे भी झगड़ा करा, 1 साल पहले भी झगड़ा करा था, चिक कटी थी यहाँ पर 151। झगड़ा है जो सुबह एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आज इंस्पेक्टर कोतवाली ने उनको शाम का समय दिया था, तो बताया जा रहा है कि दिन में एक बार पुनः ये झगड़े थे और कोई इसमें दो पक्ष वाली बात नहीं, पड़ोसियों का आपस में झगड़ा है। और अभी जो आप वीडियो मुझे बता रहे हैं उसके आधार पर हम पूरा प्रॉपर उसको चेक करेंगे और जो लीगल कार्रवाई बनेगी वो लीगल कार्रवाई। थाने में आके इस तरह से देखिए वही मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो को मैंने देख लिया है, उसमें जो जिसका जहाँ पर गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई। सर पार्षद पक्ष का आरोप है कि हमने एसएसआई यहाँ पे कोतवाली में फोन किया, लेकिन 3 घंटे। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए जो है वो कार्रवाई की है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर थाना राजपुर पुलिस ने शनिवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए सड़क किनारे, जंगलों और गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने सहस्त्रधारा रोड, औलड़ मसूरी रोड और राजपुर रोड पर चलाए गए इस अभियान के दौरान 40 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। सभी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई और कुल 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने केंद्रीय कार्यालय में दल के संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि और गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय त्रिपाठी जी ने पूरे उत्तराखंड में पैदल यात्रा कर अलग राज्य की चेतना जगाई और इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व रिटायर्ड सीएमओ शिवानंद कुडियाल ने भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। विपिन चंद्र त्रिपाठी जी को हम नमन करते हैं और उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन ये खाली श्रद्धांजलि नहीं होगी, हमें उनके द्वारा किए गए जो उनका विचार था उत्तराखंड के लिए, उसको हमें कार्यान्वित करना है, उसको आगे बढ़ाना है और एक जागरूकता लानी है कि कैसे उत्तराखंड का विकास होगा, कैसे उत्तराखंड एक होगा, कैसे उत्तराखंड के लोगों का भविष्य। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को सीएसआर विद ह्यूमन हार्ट के लिए GEEF ग्लोबल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के ITC मौर्य होटल में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2025 में मानव हृदय के साथ
CSR वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित GEEF ग्लोबल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK बिश्नोई ने JEEF ग्लोबल अवार्ड 2025 के लिए हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह सम्मान समावेशी और सतत विकास के प्रति हृदय प्रतिबद्धता और समानता देता है। अपने अपने क्षेत्र में बधाई लेने को लेकर पुरकाजी क्षेत्र के किन्नरों के दो पक्षों के अंदर विवाद हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष के किन्नर पुरकाजी कोतवाली पहुंचा और अपने स्टे ऑर्डर दिखाए गए और ये भी कहा गया कि उनके ही क्षेत्र के अंदर उन्हें बधाई लेने से रोका जा रहा है। इस मामले में किन्नरों द्वारा बताया गया कि पिछले कई सालों से वो पुरकाजी क्षेत्र के कई गांवों में बधाई मांगने का काम करते हैं। मामला ये है कि ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों का क्षेत्र है। पुरकाजी हमारे हिस्से में पड़ता है और जो दूसरी पार्टी मोड़ने से है, हमारा उनसे फैसला सन 2003 में हो चुका था। उनके गुरुओं से फैसला हो चुका था, हमारे पूरे समाज में बैठ के फैसला हो चुका था और समाज में जब फैसला हुआ तो ये पुरकाजी क्षेत्र हमारे हिस्से में आया, मंगलोर वाली माई रानी के हिस्से में। ठीक है, तो अब विकासनगर के भाववाला गांव में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर की चार दीवारी पर लटकी झाड़ियों में किंग कोबरा छिपा मिला। ग्रामीणों ने जब सांप को देखा तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया, लेकिन घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठे किंग कोबरा का रेस्क्यू आसान नहीं था। किंग कोबरा बार बार फन उठाकर हमला करने लगा और जैसे अंदाज भी दिखाने लगा। रेस्क्यू टीम ने सीमित संसाधनों के साथ ही बमुश्किल इस किंग कोबरा को रेस्क्यू किया। गनीमत ये रही कि मौके पर कोई हादसा नहीं हुआ और आखिरकार टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। रुड़की के मंगलौर कस्बा के वार्ड नंबर 18 से सभासद जुल्फिकार के आवास पर एक आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कि वार्ड सहित मंगलौर के एक बड़ी संख्या में शामिल हुए और इस कैंप का लाभ लिया। आयुष्मान कार्ड बनवाने पहुंचे लोगों ने इस कैंप के लिए सभासद का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभासद हमेशा लोगों के बीच में रहकर लोगों का काम करते हैं। नंबर 18 से जो सभासद पहले 10 साल से भी रह चुके हैं, अब की तीसरी योजना इन पे है। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा विकास किया है और आँखों का भी यहाँ अक्सर कैंप लगाया जाता है, इसीलिए आज आयुष्मान का भी कैंप लगाया गया है यहाँ पे। और बहुत लोगों के यहाँ आयुष्मान बन चुके हैं और बड़ी खुशी है महल्ले के अंदर सभी वार्ड वालों के लिए। और ये कैंप जो लगा हुआ है आयुष्मान कार्ड के लिए लगा हुआ है कि किसी को अगर अपना अपडेट कराना है तो भी करा सकता है और अगर किसी को अपना नया आयुष्मान कार्ड बनाना है तो भी बनवा सकता है। ये हमारे आंसू भाई भी आए हैं। कितना फायदा मिल रहा है? तो बहुत है जी। देखो सरकार ने जो योजना बनाई है आयुष्मान की, इसमें गरीबों का बड़ा फायदा हो रहा है। ये फायदा हो रहा है कि भाई कम से कम जो 5 लाख का है। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।